नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अशेषा ध्वर्यु। संवत 2081 में काफ़ी म्यूटेड रिटर्न्स दिखे। इंडिया को अगर ग्लोबल इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें तो काफ़ी कमज़ोर रिटर्न्स रहे हैं। लेकिन संवत 2082 का आउटलुक क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुट चुके हैं आज ईटी नाउ स्वदेश पर। निमेश चंदन, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, बजाज फिनसर्व एएमसी के। मिस्टर चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े, स्पेशली पुणे से मुंबई ट्रैवल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हैप्पी दिवाली आपको और आपकी पूरी टीम को। और उसके अलावा इंडियन मार्केट की बात करें तो काफ़ी म्यूटेड रिटर्न्स रहे हैं पिछले साल में। कोविड के बाद एक बड़ा बूम दिखा तो इन्वेस्टर्स को हाई एक्सपेक्टेशंस रही है। लेकिन क्या करना चाहिए अब? क्या इन्वेस्टर्स को मॉडरेट कर देने चाहिए? बिकॉज कई सारे फैक्टर्स हैं जहां पर अभी भी अनसर्टेनिटी है। ट्रंप के टैरिफ को ले ले या ग्लोबल इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स को लेके तो वहां भी अनसर्टेनिटी है। तो आउटलुक क्या रहेगा अगले कुछ सालों के लिए? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को भी दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, लास्ट ईयर काफ़ी टफ रहा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ये टैरिफ के इश्यूज जो आए, उस वजह से मार्केट में थोड़ी चिंता रही। और जब मार्केट चिंतित होता है किसी चीज़ के बारे में तो वैल्यूएशन कम हो जाते हैं या फिर एक करेक्शन सेटिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट ने बहुत ही बुरा किया है। हम सितंबर 2024 में निफ्टी ने 26,300 या 400 का जो हाई बनाया, हम आज उसके करीब हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूर हैं उससे। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद एक तरफा जो रैली आई, उसमें लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे कि बिना करेक्शन के मार्केट चलता रहेगा। इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं। लिक्विडिटी के जो फ्लोज रहे हैं लास्ट ईयर में वो थोड़े से तंग रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पे लोग घबरा के बेच के, या कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग जो आई थी, क्योंकि कंट्री में स्विच करते रहते हैं कि अगर इंडिया का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो चाइना या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो उस वजह से मार्केट एक प्रेशर में रहा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल्स जब तक कंट्री के ठीक हैं, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल अच्छी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ अपवर्ड, हमें आईएमएफ ने तो हमारा जीडीपी ग्रोथ अपवर्ड रिवाइज किया है, तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही है, कॉर्पोरेट साइकिल अच्छी चल रही है, बिजनेसेस ग्रोथ अच्छा आ रहा है। लास्ट ईयर लगभग 7% से निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ हुई FY25 में। इस साल एस्टिमेट्स हैं कि लगभग 9% जितनी ग्रोथ आएगी, और आगे जाके FY27 में अभी तो अनुमान 15% जितने 15% ग्रोथ के हैं, लेकिन 12 से 13% ग्रोथ आ जाएगी। तो 7, 9 और 12 यानी आपकी जो कॉर्पोरेट साइकिल, अर्निंग साइकिल है वो भी अच्छी चल रही है। क्रेडिट साइकिल अब पिकअप हो रही है। सिर्फ एक ही साइकिल बाकी है, विच इज द सेंटिमेंट साइकिल। तो जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नेक्स्ट 5 साल इंडिया के लिए अच्छे हैं, तो वैल्यूएशंस भी ऊपर आ जाएंगे। ये चिंताएं जो हैं एक एक करके कम हो जाएंगी। मुझे तो लगता है टैरिफ की भी जो चिंता है वो वेरी सून हमें कुछ अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। ठीक है, तो चिंताएं कम होंगी, मार्केट्स ऊपर जाएंगे। तो अभी आप हमें बताएं कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए, बिकॉज ये सवाल सबके मन में होता है, मेरे पास पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अभी आप बताएं। तो हम एज अ बजाज म्यूचुअल फंड काफ़ी बुलिश हैं ऑन डोमेस्टिक सेक्टर्स। इंटरनेशनल में हम थोड़े से कॉशियस हैं बिकॉज ऑफ स्लो डाउन जो हम देख सकते हैं। जैसे यूएस में अगर स्लो डाउन की जो न्यूज़ आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा दबाव रहेगा। जो ग्रोथ है उनकी, ऐसा नहीं है डी ग्रोथ होगा, बट ग्रोथ स्लो रहेगी। तो डोमेस्टिक में ग्रोथ पिकअप हो रही है, कंजम्पशन सेक्टर में, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, इन सब में ग्रोथ पिकअप हो रही है। डोमेस्टिक सेक्टर्स में सबसे अच्छी जो लंबी थीम रहेगी वो रहेगी कंजम्पशन की। ये जो एक साइकिल है ये लॉन्ग साइकिल रहती है। 2 साल बाद लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कंजम्पशन में, तो पोर्टफोलियोज भी है धीरे धीरे कंजम्पशन की तरफ पोजीशन हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी की अर्निंग्स अच्छे दामों पे या अच्छे वैल्यूएशंस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में डोमेस्टिक फार्मा तो हम बुलिश हैं ही। बिकॉज ऑफ सर्टन रेगुलेशन चेंजेस, हम कुछ ऐसे एक्सपोर्ट फार्मा जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में हैं उन पे काफ़ी बुलिश हैं। सबसे बड़ा सेक्टर जो निफ्टी में है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, मेरे हिसाब से यहाँ से वी विल सी एन अपटर्न इस सेक्टर में भी। प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सब में एक ग्रोथ आएगी। प्लस कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कैपिटल मार्केट प्लेस हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज कंपनीज, ये सब भी अच्छा करेंगी। अगर आप तीनों को मिला दें तो देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैंडविथ, जो एक सेक्टर आप
जो बड़ी थीम्स हैं, अगर उनमें आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप ऐसी कंपनीज चूज कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, जिनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है और वैल्यूएशन भी अच्छी है। ठीक है, और अगर आप प्रेशियस मेटल्स ट्रैक कर रहे हो तो अगर आपका व्यू आप सोने और चांदी पर बता दें। हमने कई सारे इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स से बात की है पिछले कुछ दिनों में, काफ़ी डाइवर्स रिस्पांस आया है। कल कुछ मैनेजर्स से हमने बात की, उनका मानना था कि कॉशियस रहना चाहिए। आप किस कैंप में रहेंगे? देखिए, कोई कमोडिटी अगर सस्ती मिल रही है तो उसका हम कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो माइनिंग कॉस्ट रहती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है, उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अब जो कमोडिटी है सस्ती है, यहां से इट विल सी अ अपटर्न। जब कमोडिटी एक ऑलरेडी 100% की रैली हो चुकी होती है तो नेचुरली एक कॉशियसनेस आ जाती है कि अब क्या यहाँ से और दाम ऊपर जाएंगे कि नहीं, क्या ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि बस वी आर वेटिंग कि बस थोड़ा और 5% मिल जाए, थोड़ा और 10% मिल जाए। तो टिपिकली गोल्ड और सिल्वर में इतनी अच्छी रैली आ गई है कि नेचुरली जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़े से कॉशियस हो गए कि शायद करेक्शन भी आ सकता है यहाँ पे। गोल्ड टिपिकली क्या होता है, वैसे बहुत रीजन है उसे बाय करने के लिए, बट दो मेन रीजन ये होते हैं कि जब आप ग्लोबली अनसर्टनिटीज देखते हैं, वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखते हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड में हाइड करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक अ सेफ हेवन ट्रेड कि हम यहाँ पे छुप के हम हमारे पैसे बचे रहेंगे। दूसरी गोल्ड की जो ट्रेड होती है कि जब आप ये सोचते हैं कि डॉलर गिरने वाला है तो मैं गोल्ड ले लूं ताकि मुझे उसमें फायदा हो। अब जो अनसर्टनिटीज हैं, जैसे मैंने कहा वॉर्स, ग्लोबल अनसर्टनिटीज, ये सब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। तो एक मेजर रीजन जो गोल्ड बाय करने का है वो अभी कम हो रहा है। डॉलर अभी भी स्ट्रांग है, और जो अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अगर हम सुने उनसे तो ऐसा लगता है कि डॉलर की थोड़ी तो गिरावट आएगी, तो उससे शायद गोल्ड को हेल्प हो सकता है। बट आफ्टर 100% रैली कॉशियस होना इज वेरी मच नीडेड। एसेट एलोकेशन में अगर आपकी गोल्ड एंड सिल्वर एक लॉन्ग टर्म एक छोटा सा आपने एसेट एलोकेशन रखा हुआ है कि कभी अगर इक्विटीज या फिक्स्ड इनकम में प्रॉब्लम आए तो गोल्ड हमें संभाल लेगा, तो ठीक है, एज अ गोल कीपर वो ठीक है। बट एक्सपेक्टिंग कब यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे, वो शायद हमें एक्सपेक्टेशन कम रखने चाहिए। और कितना परसेंटेज एसेट एलोकेशन आप प्रेफर करेंगे प्रेशियस मेटल्स में? टिपिकली देखिए, हम ऐसे सबकी अलग अलग एसेट एलोकेशन होती है, रिस्क प्रोफाइल होती है। टिपिकली हम कहते हैं 5 to 10% जो है आप प्रेशियस मेटल्स में रख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि मल्टी एसेट फंड्स जो हैं उसमें भी 10 से 20% तक ये प्रेशियस मेटल्स की एलोकेशन होती है। तो टिपिकली ये हम एलोकेशन के हिसाब से एडवाइस करते हैं। हाँ, आफ्टर दिस प्राइस राइज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी एलोकेशन अभी कर लें, शायद आप थोड़े कॉशियस रहें, अभी थोड़े कम एलोकेशन पे रखें अगर आप अभी तक आपने एलोकेशन नहीं की है तो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म आप अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए एक छोटी सी एलोकेशन रख सकते हैं। गोल्ड को ऐसे देखिए जैसे एक गोलकीपर है। फुटबॉल टीम में हर प्लेयर तो जाके सामने स्कोर नहीं करने वाला, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो डिफेंड अच्छा करते हैं, तो गोलकीपर समझ के गोल्ड के रख सकते हैं। बिल्कुल, और एफआईआईज ने भी काफी बिकवाली की है लास्ट संवत से इस संवत देखे तो। क्या आपको लगता है ये टाइड टर्न होती हुई नजर आएगी? अर्निंग्स अपटिक एक्सपेक्टेड है अगले कुछ क्वार्टर्स में, इंडिया की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके चलते एफआईआईज फिर से एक बार इंडियन मार्केट्स में खरीदारी करेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस इंडिया की तो अभी भी बरकरार है, इट इज वेरी मच स्ट्रांग। शॉर्ट टर्म में ऐसे कभी कभी कुछ दिन होते हैं जब मैं भी ऐसे ढूंढना शुरू करता हूं कि आज क्यों बेचा इन्होंने, आज क्यों खरीदा, आज क्यों सेलिंग आ रही है। बट शॉर्ट टर्म के फ्लोज एनालाइज करने में कंफ्यूजन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसका कोई अच्छा नतीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। शायद कुछ एक्सपर्ट होंगे जो कर सकते हैं, बट मैंने ये देखा है कि अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, तो निवेशक डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। बाय 2030 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम एक डेवलप इकोनॉमी बनने जा रहे हैं बाय 2047। वी आर स्टिल जीडीपी ग्रोथ वाइज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अमंग द पीयर ग्रुप जो हम कंपेयर करते हैं। इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं उनके। मोस्ट ऑफ देम आर सीइंग गुड अर्निंग्स ग्रोथ ऑल्सो, स्केलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है उसमें। बहुत सारे सेक्टर्स में आप अच्छी अच्छी बिजनेस मॉडल और अच्छी अच्छी मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो वेरी डाइवर्सिफाइड। ऐसा नहीं है कि हम कमोडिटीज पे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। कुछ मार्केट्स हैं ऐसी
जहाँ पे सिर्फ कमोडिटी स्टॉक्स चलते हैं तो ऊपर जाती है, कुछ मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे कुछ टेक स्टॉक्स चल रहे हैं और वही मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। इंडिया इज वेरी डाइवर्सिफाइड प्ले, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, कमोडिटीज जैसे कि केमिकल्स एंड सो ऑन, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इतने सारे सेक्टर्स ग्रोइंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अर्निंग ग्रोथ। इतनी डाइवर्स मार्केट में, स्टॉक सिलेक्टर्स मार्केट में कोई क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा? हमने देखा है अभी जो FIIs हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में अंडरवेट है, लास्ट ईयर से उन्होंने अंडरवेट रखा हुआ है, शॉर्ट पोजीशंस बहुत बिल्ड हो गई हैं। तो ये मैक्सिमम पेसिमिज्म आप समझ लीजिए कि अराउंड है। ऐसे आंकड़े तो पहले हमने नहीं देखे हैं, इंडिया ने इतना अंडर परफॉर्म भी नहीं किया इमर्जिंग मार्केट्स को, तो वैल्यूएशन की भी कोई आर्गुमेंट नहीं रही है। तो ये एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि अब पैसा आएगा या अब बाइंग शुरू हो जाएगी, बट अट्रैक्टिव है, कभी ना कभी तो आना है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो मेजर इवेंट्स थे, ट्रम्प पॉलिसी की बात करें, जियोपॉलिटिक्स बात करें, उसका वर्स्ट अब हो चुका है और शायद उसका इम्पैक्ट नेगेटिव कुछ मार्केट पर नहीं दिखेगा? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट अभी जो इंडिकेशंस हमें आ रही हैं, जैसे कि जो उनके ट्वीट्स रहे हैं मोदी जी के बारे में, उन्होंने जो कहा है, मोदी जी ने सामने उनके बारे में उनकी प्रशंसा की है, उनको उनके साथ वार्तालाप की अभी उन्होंने, वो न्यूज़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। भारत और US दोनों इकोनॉमीज को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों से रिलेशंस अच्छे हैं दोनों कंट्रीज में, कुछ इश्यूज की वजह से शायद वो टेम्पररी एक सेटबैक आ गया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देश बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करके। तो होपफुली, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% सर्टेनिटी से आपको कह सकता हूं, बट होपफुली ऐसा लग रहा है कि अब ये जो टैरिफ वाले जो इश्यूज हैं, एटलीस्ट जो पेनल्टी टैरिफ हम देख रहे हैं, शायद वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। और प्राइमरी मार्केट में भी काफी एक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। कोई स्टॉक जहां पर आपका इंटरेस्ट हो, कोई सेक्टर, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ना बता पाए तो? जब लोग किसी एरिया के बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो वहां पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं। तो जब लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूं। जब IPOs के मैं देखता हूं कि लोग बहुत एक्साइट हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जो IPOs आए, या तो वो डिस्काउंट पे हैं या कुछ ज्यादा प्रीमियम पे नहीं खुले हैं। कुछ जो बहुत अच्छे प्रीमियम पे खुलते हैं, वो 1, 2, 3 दिन में फुल्ली प्राइस हो जाते हैं, उसके बाद उनमें गेन नहीं बनता। बिल्कुल, हाँ। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर मैं सोचूं तो सिर्फ IPO में इन्वेस्ट करके वो पॉप अप या डे 1 लिस्टिंग का गेन डजंट मेक सेंस। और सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनीज IPO हमारी, उनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद अब ध्यान लोगों का वहां जाना चाहिए कि आप सेकेंडरी मार्केट में देखें कि बहुत अच्छी कंपनीज जो ऑलरेडी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं। ये तो अच्छा है कि कुछ कंपनीज जो IPO में आती हैं वो एक बेंचमार्क सेट कर लेती है कि अब लोगों को एक्साइटेड हैं इसके बारे में, तो बाकी कंपनीज को भी उसका फायदा होता है कि उनकी भी री-रेटिंग। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसा केस हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे कॉम्पिटिटर्स को उसका, इनफैक्ट इवन कैनरा रिबेको का AMC के चलते कई सारे प्लेयर्स का री-रेटिंग हुआ पिछले कुछ दिनों से, बजिंग भी है। कैपिटल मार्केट्स में तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। अगर आप देखें तो एक लिस्टिंग्स ऑब्वियसली नई जो आ रही हैं उसमें भी एक्साइटमेंट है, बट अगर आप देखेंगे कैपिटल मार्केट में इंडिया में द ग्रोथ इज वेरी गुड। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रो हो रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो हो रहा है, इतने IPOs और लिस्टिंग्स आ रहे हैं, वो भी एक मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो प्लेस हैं, वेदर इट इज एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, AMCs, वेल्थ मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक वैल्यू क्रिएट हो रही है एंटायर इस चेन में, इकोसिस्टम में। हाँ, आपको वैल्यूएशन देख के फिर इन्वेस्ट करना है, बट ये अच्छा एक सेगमेंट है, एक मेगा ट्रेंड है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक मेगा ट्रेंड है जिससे इन कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो उसमें से आपको चुनना है कि कौन सी आपको अच्छे दाम पे, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए, और कई सारे सेक्टर्स और थीम्स पर चर्चा की हमने। बहुत बहुत शुक्रिया।